नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर रखी है हमारे संवाददाताओं ने नजर। शुरुआत कर लेते हैं संसद से जुड़ी खबरों पे, जहां दोनों सदनों में राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने और विपक्ष के कई मुद्दों पर हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा को कल सुबह तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर देश और संसद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है he has casted the aspersions on the स्पीकर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, our mics are not older, they are functioning and still they can't be switched on। ये क्या आरोप है? डायरेक्टली है स्पीकर पर आरोप है, इंस्टीट्यूशन पर आरोप है, और ये कहा है बाहर जाके दिस इज द हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट, हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट सर। एंड ये करते हुए इधर तटिया लेके अंदर आते हैं। ये इतना ही नहीं कहा है, एमपीज आउटसाइड द पार्लियामेंट, एमपीज हु स्टैंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, उनको भी अरेस्ट किया गया है। कि कहां अरेस्ट हुआ है? ये झूठा आरोप दुनिया में जाके, बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना, और एक भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरव्यू करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। तो इस घोर अपमान करते हुए माफी मांगने के बजाय ये तथ्य लेके आ रहे हैं। ये तथ्य लेके आने वाले के लिए एक्शन होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है सर। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 16 मार्च 2023 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये नजारा था लोकसभा का, और उधर राज्यसभा में भी हंगामे की स्थिति बनी रही, जिसके चलते राज्यसभा के सभापति को भी सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से सदन में शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा कर रहे सदस्यों ने उनकी अपील भी अनसुनी कर दी। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट baseless allegation, especially against the parliament and its chairpersons, it is highly insulting and it cannot be tolerated. That's why we have urged the leader of the opposition and the Congress party president also, at least your party should understand. You yourself claim that you are the oldest party of the country, and you are trying to insult the country and country's institution and the chairperson, which normally it is not even questioned outside the parliament. You are going outside the country and questioning and also insulting. And it's the fact of the matter is that enough time is given to all the opposition. And also I would like to add one more comment what he has made against the parliament and the system. MPs were being arrested from outside the parliament. When it has happened, where it has happened. This is such an untruth, and this is again insult, and it is directly allegation on the chairpersons. That's why we once again demand apology from the Mr. Rahul Gandhi and its party. If in this house we do not express, where will we express? Honorable leader of the opposition wanted to say something. He should be heard in repetition. I would urge everyone to observe order and listen to. Stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, 16th March 2023.
तो दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई और इससे पहले विपक्ष के हंगामे की वजह से आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी दल लगातार हंगामा करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष लगातार विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सांसदों को वापस अपनी सीट पर जाने की चेतावनी भी दी, लेकिन हंगामा नहीं रुकने की वजह से आखिरकार सदन को इससे पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। और हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सांसदों को चेतावनी भी दी, लेकिन सांसदों ने उनकी चेतावनी को अनसुना किया और हंगामा जारी रखा। ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, ये सदन तख्तियां लाने के लिए नहीं है। ये सदन चर्चा मुद्दे के लिए है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। और आज सुबह उच्च सदन में भी यानी राज्यसभा में भी राहुल गांधी के बयान पर हंगामा वैसा ही जारी रहा। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, हंगामे की वजह से उसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए। वहीं विपक्ष के सांसदों के द्वारा भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। विपक्ष द्वारा राज्यसभा में 7 श्रेणियों में कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए 11 नोटिस दिए गए थे। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमसे जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। नीरज, जिस तरह से तीसरे दिन भी ये हंगामा जारी रहा, बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन भी जाया हो गया, ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो मिल बैठ करके कोई फॉर्मूला बनाएंगे जिससे कि जो काम रुके हुए हैं वो हो पाए संसद में? देखिए, बिल्कुल फार्मूला ज़रूर दोनों को मिलकर बनाना होगा, क्योंकि आपको भी पता है लालचंद कि संसद का जब सत्र चलता है तो पूरा देश उसको देखता है कि तमाम नियम कानून जिनको संसद बनाती है जो लोगों के हितों के लिए रहते हैं, और इसीलिए लोगों ने चुनकर अपने सांसदों को भेजा है लोकसभा और इसके अलावा राज्यसभा में जो चुने जाते हैं तमाम सांसद, तो उनसे उम्मीद यही की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आप अगर देख रहे हैं कि जो हंगामा हो रहा है, विपक्ष जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है, और जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और भारत को जिस तरीके से अपमानित करते हैं, निश्चित तौर पर वो भी सही नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार माफ़ी मांगने की जो मांग है वो सदन में की जा रही है, दोनों ही सदनों में की जा रही है। आज भी पीयूष गोयल ने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत का अपमान विदेश में जाकर किया है, तो उसको लेकर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और पूरे देश से माफ़ी ये मांगनी चाहिए, सिर्फ संसद में ही नहीं। और दूसरी, अगर आप देखें विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमलावर है, जब विपक्ष के तमाम लोग जब मीडिया से बात करते हैं और ये कहते हैं कि वो तमाम चर्चा में हिस्सा लेना चाहता है, भाग लेना चाहता है, लेकिन जब चर्चा में भाग लेने की बात आती है, सवालों के जवाब लेने की बात आती है, तो उस समय वो हंगामा करते रहते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, सभापति के द्वारा ये कहा भी गया था कि जो तख्तियां लेकर आप आते हैं वो सही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी आज एक कड़ी आपत्ति दर्ज की है कि आप जिस तरह से तख्तियां लाकर संवाद की जगह को विवाद में बदलना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही सदनों के अपमान की जब बात होती है, तो जब विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता, जबकि बार बार सभापति के द्वारा और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि आप हंगामा मत करिए, आप अपनी बात रखिए, आप संवाद करिए, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो अपनी बात रखते नहीं है, हंगामा करते हैं और उसके बाद बाहर आकर ये कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। तो ये दोहरा रवैया विपक्ष का दिखाई देता है। सिर्फ बाहर ही नहीं, विदेशों में भी जाकर के कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, और खुद राहुल गांधी अभी पिछले 3 दिनों में कभी संसद में नजर नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े थे। उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई फॉर्मूला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच निकलेगा जिससे कि आगे का कामकाज हो पाए। बहरहाल रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, और ये जो खबर है वो बिहार से जुड़ी खबर है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट नई दिल्ली में
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमानत मिल गई है। लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में तीनों आरोपी मंगलवार को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। कोर्ट ने तीनों की याचिका मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों से जमीनें ली थी। सीबीआई ने बीते साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था और इसके पहले 6 मार्च को सीबीआई पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ कर चुकी है, जबकि 7 मार्च को सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंची। सीबीआई ने घोटाला मामले में लालू यादव से भी पूछताछ की थी। पूछताछ के 3 दिन बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार और करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। और लालू प्रसाद और उनके परिवार को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने पर आज आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में लड्डू बांटे और इसी क्रम में वे विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से उलझ भी गए। इस संघर्ष में बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिंह का कुर्ता फट गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनमें उनका कुर्ता फट गया है। बिहार भाजपा विधायक दल ने आज राजभवन तक मार्च किया और सदन को अवैधानिक तरीके से संचालित करने के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सत्ता पक्ष एक षड्यंत्र के तहत सदन को ठीक से संचालित नहीं कर रहा है। विरोधी दल के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसी का विरोध दर्ज करने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। लड्डू मजाक करने के लिए लड्डू बांटने आए तो हाँ, तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने कहा कि आप वापस जाइए, ऐसा मत करिए। उसके बाद हमने भी कहा कि आप जाइए। इसी में भीड़ भाड़ में पीछे से हमको पूरा उम्मीद है कि धक्का देते हुए वही सदस्य हमारे कुर्ता को कहा कि आप ऐसे जाइए और कुर्ता का कोड़ा पकड़। विकास सारथी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। विकास, जमानत का क्या आधार रहा और क्या सीबीआई को जमानत इनके रिमांड की जरूरत नहीं थी या फिलहाल जो ये जमानत मिली किस आधार पर लालू परिवार को जमानत मिली और आगे अब इस मामले में क्या कार्यवाही होनी है? जी लाजन, जहाँ तक सीबीआई जांच की बात है तो वो आरोप पत्र उस स्थिति में तय किया जाता है जब जांच पूरी हो चुकी होती है और अब ऐसा है कि सीबीआई को किसी तरह से कोई पूछताछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं है, ना तो वो लालू प्रसाद से, ना उनके परिवार के किसी सदस्य से। इन 7 भर्तियों के बारे में जो मुंबई से जुड़े हुई हैं, इन 7 भर्तियों के बारे में पूछताछ की ज़रूरत नहीं लगती है। तो अब आगे की जो सुनवाई है कोर्ट की, उसमें आरोप तय किए जाएंगे। चार्जशीट को कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए इन सभी आरोपियों को पेश होने के लिए आज कहा था और अब 29 मार्च से कोर्ट आगे ये तय करेगा कि चार्जशीट में जो जो सेक्शंस सीबीआई ने लगाए हैं, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हों, चाहे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हों, उन पर आगे बहस होगी और चार्जेस फ्रेम होंगे। इस स्टेज पर सीबीआई ने किसी भी तरह से जमानत का विरोध नहीं किया है। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो लालू प्रसाद यादव की जो सेहत की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन से सेहत की स्थिति है उसको देखते हुए, और बाकी 2 आरोपी महिलाएं हैं। ये इस आधार पर भी सीबीआई ने संभव है कि विरोध नहीं किया जमानत का। जहां तक इस पूरे जो स्कैम की बात की जाए तो इसमें अलग अलग जोन्स में भर्तियों की बात थी। तो फिलहाल एक पर्टिकुलर जोन की भर्तियों को लेकर के सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किए हैं। अब आगे इसी तरह की किसी जांच में अगर सीबीआई को ज़रूरत पड़ती है तो वो कोर्ट के पास आकर के बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाएगी और हिरासत में पूछताछ की अगर उसको ज़रूरत महसूस होगी तो वो इस तरह के कदम उठा सकती है। लेकिन फिलहाल एक राहत आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को आज मिली राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन ये कोई बहुत स्थायी राहत नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विधानसभा में आज मिठाई बांटी गई, वो ऐसा लगा कि जैसे उनको एक्विट कर दिया गया हो इस मामले में। जबकि अभी जो सबसे अहम जो पड़ाव है इस पूरे मामले का वो है चार्जेस फ्रेम होना, और उसके बाद अगर कोर्ट इन चार्जेस फ्रेम करते समय सीबीआई की चार्जशीट में जो जो सेक्शंस लगाए गए हैं उनको चार्जेस फ्रेम के समय बरकरार रखता है तो काफ़ी मुश्किलें होंगी लालू प्रसाद यादव और बाकी आरोपियों के लिए। 29 मार्च को ये साफ हो पाएगा कि जो जो बातें सीबीआई ने
चार्जशीट में कही हैं, जिन सेक्शंस को लगाने की मांग की है, क्या उन सभी को कोर्ट आगे बढ़ाएगा या उसमें से कुछ सेक्शंस क्योंकि बहस के बाद ड्रॉप भी किए जाते हैं, कई बार जोड़े भी जाते हैं, तो ये अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति है किसी भी तरह का जश्न मनाने के लिए, ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं उसी से ये बात भी निकलती है कि जब 29 मार्च को सुनवाई होगी फिर से, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस मामले के तार कई जगह से जुड़े हैं और कि ये कोई अकेला मामला नहीं है जिसमें कि जमानत मिल गई और काम बन गया, बल्कि जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें कई तरह के लेन देन हुए हैं, तो आगे चल करके 29 मार्च की सुनवाई में उन लेन देन का भी संज्ञान लिया जा सकता है और लालू यादव एवं उनके परिवार के लोगों को जिनको अभी फिलहाल राहत मिली है, उनको आगे चल करके इस मामले में या कुछ अन्य मामलों में जांच का या फिर जो रिमांड है उसका सामना करना पड़ सकता है। विकास, बिल्कुल, इसमें इन 7 मामलों में भी जो कार्रवाई है अभी तक वो सीबीआई की है। आप चार्जशीट, सीबीआई की चार्जशीट पर इस तरह कोर्ट ने संज्ञान लेकर के पेश होने के लिए कहा था सभी आरोपियों को। अभी ईडी की भी जांच चल रही है इस मामले में, क्योंकि जो लेन देन हुआ था, चाहे वो नौकरी के बदले ज़मीनें लेते समय नॉमिनल रेट पर ली गई हों या कुछ ज़मीनें सीधे सीधे गिफ्ट ले ली गई हों, इसको लेकर के ईडी की भी एक जांच चल रही है। और ईडी के जांच में किसी स्टेज पर अगर लगता है जांच एजेंसी को कि उसको हिरासत की ज़रूरत है, तो वो भी संभावना भी पूरी तरह खारिज नहीं हुई है। ये राहत जो है वो सीबीआई केस में है, सीबीआई चार्जशीट पर है। और इसके अलावा ये भी देखें कि आप ये केवल इकलौता मामला नहीं है, इसके अलावा एक IRCTC स्कैम भी की भी पूरी सीबीआई की उसमें जांच चल रही है, उसमें भी छापेमारी होती रहती है समय समय पर। तो ये बड़ा अभी प्री मैच्योर है इस तरह से कहना कि पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव को और उनके परिवार के सदस्यों को राहत मिल गई है, क्योंकि दूसरी जांचें भी अभी चल रही हैं और इसमें भी जैसा हमने कहा कि ये अभी चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, तब स्थिति और साफ हो पाएगी कि ये जो राहत मिली है वो बरकरार आगे भी रहेगी या बेल कैंसिलेशन के लिए भी सीबीआई किसी स्टेज पर आ सकती है कि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश अगर ट्रायल के समय लगती है तो सीबीआई ज़रूर बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। तो ये बहुत ही फौरी राहत है जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली। बिल्कुल फौरी राहत है, फिलहाल की जमानत है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब हम रुख करते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के भर्ती घोटाले की, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हुगली जिले के तृणमूल कांग्रेस के यूथ विंग के नेता शांतनु बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोलकाता के PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने TMC नेता को 24 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया है। शांतनु पर आरोप है कि प्राइमरी टीचर सहित ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों में पैसे के बदले अवैध तरीके से उन्होंने नौकरियां दिलाईं। ईडी ने कहा है कि पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए कुंतल घोष के करीबी शांतनु अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। इससे पहले वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र देकर OMR शीट में गड़बड़ी की बात कबूल भी की है। कमीशन ने स्वीकार किया है कि 3000 अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों में छेड़छाड़ करके उन्हें मेरिट लिस्ट में नीचे रख दिया गया है। वहीं पिछले दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए ग्रुप C के कार्यरत 842 लोगों की नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन देने का निर्देश भी दिया है। अब राज्य की मुख्यमंत्री ने ही कोर्ट से अपील की है कि वो इन अभ्यर्थियों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने इन गिरफ्तारियों के अलावा करीब 49.80 करोड़ रुपए का सोना और करीब 5.08 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी सीज की है। इसके अलावा 48.22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है और अभी तक इस मामले में कुल 111 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय लगातार मामले की जांच भी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह तथ्य सामने आया कि साल 2012 से लेकर 22 तक सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ही पश्चिम बंगाल में 500 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला किया गया। इसके साथ ही राज्य में ग्रुप C और D की भर्तियों में भी बड़े पैमाने पर घालमेल किया गया। गौरतलब है कि राज्य की सत्ता पर 2011 से ही तृणमूल कांग्रेस काबिज है और 2012 से ही ये घोटाले शुरू हो गए थे। और इस पूरे मामले को लेकर बंगाल के युवाओं में भी खासा रोष देखने को मिल रहा है। क्या कहना है इन युवाओं अभ्यर्थियों का, आइए पहले उनको सुन लेते हैं। हमारे
है वो एक औरत है। उन्होंने हमें तीन बार जो प्रॉमिस है उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी जो तीन बार की प्रॉमिस वो सिर्फ प्रॉमिस ही रह गया। अभी भी कोई फुलफिलमेंट हमें नहीं मिला। जो यहाँ पे 730 दिन रास्ते में बैठे हैं वो सब लोग एक्चुअल में मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट है, लेकिन ये सब के बाद भी हम लोग अभी भी रास्ते में ही है। बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है हमारे साथ, शिक्षा मंत्री माननीय अभिषेक बैनर्जी, चेयरमैन, उन लोगों के साथ बहुत सारी बातचीत हो चुकी है हमारे। मीटिंग पर मीटिंग, तारीख पे तारीख, लेकिन आज तक हमारे कोई सुराह नहीं हुआ। पूरा 2 साल हम खुद सड़क पर ही बैठे हुए हैं और हमारे जीवन से 7 साल गुजर चुके हैं। इस 7 साल में अगर लीगली अपॉइंट किया जाए होता तो आज हम कहाँ पर होते, आज हम स्कूल पर होते, लेकिन स्कूल सर्विस कमीशन की नियति खराब थी। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस मामले पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, अभी हमने युवा अभ्यर्थियों की बात सुनी, जिस तरह से वो रोष जाहिर कर रहे हैं, उनका हक मार के किसी और को दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि 2011 में तृणमूल सत्ता पर आती है और 2012 से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, बड़े घोटाले का सिलसिला। बिल्कुल, और मैं ये जो लोग 2 साल से धर्मतला कोलकाता प्रेस क्लब के बगल में बैठे हुए हैं, इन लोगों की जिस तरह से लड़ाई है अदालत के सामने, और अदालत जिस तरह से सीबीआई के ऊपर इसको सौंपने के बाद, इस केस को सौंपने के बाद एक घोटाला का उजागर होने लगे हैं, तो ये अब कहना यह है कि अब तो कुछ पीछे हटने की जगह नहीं है। एवरीथिंग इज लोगों की सामने है, अदालत के सामने है और जांच संस्थाओं के सामने है। लेकिन मैं इसमें 2 बातें मैं कह दूं आज का डेवलपमेंट जो है लालचंद। पहली बात तो है कि कल जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अदालत को कोसा और उन्होंने बताया कि अदालत को सोचना चाहिए कि गलत तरीका से जिन लोगों का नौकरी इतने साल तक वो चलाए और उनको बर्खास्त किया जा रहा है अदालत की तरफ से, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखना चाहिए। जब भी वो घूस देकर नौकरी लिए हैं, लेकिन अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखना चाहिए। तो इसी बात पर आज किसी सीनियर लॉयर ने अदालत में मेंशन किया है और अदालत कल इसके बारे में एफिडेविट दाखिल करने के लिए बताया गया है कि क्योंकि ये सारा सीधी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चलाया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा कल हो सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस तरह से अपने राजनीति को बचाने के लिए, तृणमूल कांग्रेस को बचाने के लिए उन्होंने पूरी आरोप अदालत के ऊपर दे दिया, हो सकता है आगे जाके पूरी आरोप जांच एजेंसियों के ऊपर भी दे देंगे। तो ये दरअसल कहना चाहिए कि एक नया मोड़ है पूरे मामले में। वैसे हम लोग स्कैम लेकर काफी परेशान है, एक तरफ काउ स्मगलिंग स्कैम, एक तरफ कोयला स्कैम, एक तरफ एसएससी स्कैम, तो आप एक बुलेटिन ही कर सकते हैं बंगाल की बुलेटिन फॉर स्कैम। तो ये जो स्थिति है कि अदालत को क्रिमिनल्स के खिलाफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देखना चाहिए। ये जो चीफ मिनिस्टर का बयान है कल के एक प्रोग्राम में, ये खतरनाक है लोगों की तरफ से माना जा रहा है, और खासकर से जो अदालत से जुड़े हुए लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, इनका कहना है कि इस तरह से पूरे देश का कोई चीफ मिनिस्टर कभी नहीं आरोप लगाया अदालत के ऊपर। जी बिल्कुल, और लगता है इसलिए भी क्योंकि टीएमसी का कनेक्शन है। आपने बुलेटिन की बात कही, हमने पश्चिम बंगाल के जितने मामलों पर बात की है, अगर उसको कंपाइल कर दिया जाए तो सच में दादा एक बुलेटिन बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और बात करते हैं एक और खबर की। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 18 विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब ये विदेशी बैंक भारतीय रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता यानी एसवीआरए के जरिए लेन देन कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव कराड़ ने बीजेपी के सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में कहा कि आरबीआई से अनुमति मिलने के बाद नियत प्रक्रिया के अंतर्गत एसवीआरए भारत में प्राधिकृत डीलर यानी बैंकों से संपर्क करके साझेदार देशों के बैंकों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कराड़ ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आरबीआई ने 18 देशों बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गियाना, इसराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड,
ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम से बैंकों के SRVA खोलने के लिए 60 मामलों में घरेलू और विदेशी AD बैंकों को मंजूरी दी थी। कराड़ ने अपने जवाब में कहा कि 18 देशों में से रूस डॉलरीकरण के समग्र प्रक्रिया के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के उपयोग कराने में मुखर रहा, तो वहीं भारत मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के विचार का समर्थन करता रहा है। RBI ने जुलाई 2022 में SVRA की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि इनवॉइसिंग, भुगतान और भारतीय रुपए में निर्यात या आयात में लेन देन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था का अपनाने का निर्णय लिया गया है। रूस यूक्रेन संकट के बाद रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पैदा हुए कमोडिटी संकट की पृष्ठभूमि को देखते हुए इसकी घोषणा की गई थी और मौजूदा रूस यूक्रेन संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वैश्विक व्यापार पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है और वैश्विक व्यापार प्रभावित हुई है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समझते हैं इस खबर को अपने संवाददाता अजय मिश्र के जरिए। इसी के साथ खबर पर नजर में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।